आज से कई सौ साल पहले दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसे साम्राज्य का जन्म हुआ जिसकी कहानी आज भी हमें हैरान कर देती है। यह कहानी है विजयनगर साम्राज्य की। इसकी नींव 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने रखी थी। उस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की ताकत बढ़ रही थी और दक्षिण के छोटे छोटे राज्य असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में इन दोनों भाइयों ने एक महान हिंदू साम्राज्य बनाने का सपना देखा। उन्होंने अपने गुरु संत विद्यारण्य से प्रेरणा ली और तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाई। इस शहर का नाम रखा गया विजयनगर, जिसका मतलब होता है जीत का शहर। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा थी अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करने की। शुरुआत में हरिहर और बुक्का ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। उन्होंने अपने आसपास के छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाया और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। उनकी दूरदर्शी सोच और कुशल प्रशासन ने साम्राज्य को एक मजबूत आधार दिया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें लोगों को सुरक्षा और समृद्धि दोनों मिली। किसान खुशी खुशी खेती करते थे, व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे और कलाकार अपनी कला को निखारते थे। यह साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बना था, बल्कि यह लोगों के विश्वास और सहयोग से खड़ा हुआ था। हरिहर और बुक्का ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और नेतृत्व मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना किया जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 सालों तक दक्षिण भारत पर राज किया। इस दौरान कई महान राजाओं ने इसकी गद्दी संभाली। देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय का नाम सबसे ऊपर आता है। इन राजाओं के समय में विजयनगर अपनी बुलंदी पर पहुंचा। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तो विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराया, बल्कि कला, साहित्य और वास्तुकला को भी खूब बढ़ावा दिया। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नाम के 8 महान कवि रहते थे, जो तेलुगु साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले गए। विजयनगर की प्रसिद्धि इतनी फैली कि पुर्तगाल और इटली जैसे दूर देशों के यात्री भी इस शहर को देखने आए और इसकी सुंदरता और अमीरी देखकर दंग रह गए। इस साम्राज्य की स्थापना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। एक ऐसे समय में जब भारतीय संस्कृति पर बाहरी आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था, विजयनगर ने एक मजबूत किले की तरह इसकी रक्षा की। यहाँ संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में महान ग्रंथों की रचना हुई। मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। यह साम्राज्य इस बात का सबूत था कि भारत की आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी मशाल थी जिसने सदियों तक दक्षिण भारत में ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैलाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। विजयनगर समृद्धि और शक्ति उसके पड़ोसियों की आंखों में हमेशा खटकती थी। उत्तर में दक्कन के पठार पर बहमनी सल्तनत से टूटकर बनी 5 मुस्लिम सल्तनतें थीं। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये सल्तनतें आपस में तो लड़ती रहती थीं, लेकिन विजयनगर को वे अपना सबसे बड़ा और साझा दुश्मन मानती थीं। रायचूर दोआब, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था, इस इलाके पर नियंत्रण का मतलब था अपार धन और सामरिक बढ़त। इसलिए विजयनगर और इन सल्तनतों के बीच इस क्षेत्र को लेकर सैकड़ों सालों तक लड़ाइयां चलती रहीं। यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय ने अपनी बुद्धिमानी और सैनिक ताकत से इन सल्तनतों को हमेशा नियंत्रण में रखा। वह फूट डालो और राज करो की नीति का कुशलता से इस्तेमाल करते थे। उन्होंने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को रायचूर की लड़ाई में बुरी तरह हराया था, जिससे दक्कन में विजयनगर का दबदबा कायम हो गया था। लेकिन कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद स्थिति बदलने लगी। कृष्णदेवराय के बाद उनके दामाद आलिया राम राय विजयनगर के वास्तविक शासक बन गए। राम राय एक बहुत ही चतुर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, लेकिन उनमें घमंड भी बहुत था। एक बार उन्होंने अहमदनगर पर हमला करके वहां काफी लूटपाट की, जिससे मुस्लिम शासकों में उनके प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। राम राय को लगता था कि ये सल्तनतें कभी एक नहीं हो सकती और वह हमेशा उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। उनकी यही सोच विजयनगर के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। दक्कन के सुल्तानों को अब यह एहसास हो गया था कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो राम राय एक एक करके उन सबको खत्म कर देंगे। साल 1564 के अंत में
दक्कन की चारों सल्तनतों की संयुक्त सेनाएं विजयनगर की ओर बढ़ने लगी। लाखों सैनिक, हजारों घुड़सवार, सैकड़ों तोपें उनका एकमात्र लक्ष्य था, विजयनगर को हमेशा के लिए खत्म कर देना। जब यह खबर विजयनगर पहुंची तो 80 साल के हो चुके आलिया रामराय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों सेनाएं कृष्णा नदी के किनारे तालीकोटा के पास आमने सामने आ डटी। 23 जनवरी 1565 का दिन। युद्ध की शुरुआत तोपों की भयंकर गड़गड़ाहट से हुई। सुल्तानों की तोपें, जिन्हें रूमी खान चला रहे थे, आग के गोले बरसा रही थीं, लेकिन विजयनगर के सैनिक बहादुरी से आगे बढ़ते रहे। रामराय अपने पालकी में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शुरुआती कुछ घंटों में विजयनगर बढ़त बनाता दिखा। युद्ध चरम पर, तलवारों की खनक, घोड़ों की हिनहिनाहट, घायल सैनिकों की चीखें, जीत का भरोसा। रामराय पालकी से उतरकर सिक्के बांटने लगे। वही पुरानी गलती, दुश्मन की ताकत को कम आंकना। अचानक युद्ध का पासा पलटा। विजयनगर की सेना में 2 मुस्लिम कमांडर, गिलानी भाई। रामराय उन पर भरोसा करते थे। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर गिलानी भाई अपने साथ सुल्तानों की ओर मुड़ गए। यह विश्वासघात सेना की कमर तोड़ गया। अचानक दुश्मन बीच में प्रकट हुआ। भगदड़, संगठन टूटना और हिम्मत जवाब दे जाना। गिलानी भाइयों का विश्वासघात विजयनगर के लिए एक घातक छुरा साबित हुआ। जिस सेना ने कुछ देर पहले तक दुश्मन को घुटनों पर ला दिया था, अब वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। इस अफरातफरी में अहमदनगर का युद्ध हाथी बेकाबू होकर रामराय के सिंहासन की ओर दौड़ा। हाथी ने पालकी उठा ली और रामराय जमीन पर गिर पड़े। सुल्तान के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। युद्ध का निर्णायक मोड़। घायल रामराय को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने बिना दया सिर कलम करने का आदेश दे दिया। रामराय का सिर भाले पर टांगकर युद्ध भूमि में घुमाया गया। विजयनगर के सैनिकों के हौसले टूट गए। युद्ध के बाद विजेता सुल्तानों की सेनाएं हम्पी की ओर बढ़ी। वह शहर जो कभी दुनिया का अमीरतम और खूबसूरत था, उसे बेरहमी से लूटा गया और तबाह किया गया। हमलावरों ने कई महीनों तक शहर को जलाया। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गईं, इमारतें जमींदोज कर दी गईं। यह केवल लूट नहीं थी, यह एक सभ्यता को मिटाने की कोशिश थी। विजयनगर के पतन से दक्षिण में राजनीतिक शून्य बन गया। कई गवर्नर और स्थानीय नायक स्वतंत्र हुए। मैसूर, मदुरई, तंजौर, केलाड़ी, ये राज्य आपस में लड़ते रहे। क्षेत्र में अस्थिरता और अराजकता फैली। यह विखंडन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को फायदा पहुंचा। सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा था। कला, साहित्य, वास्तुकला, कलाकारों का संरक्षण खत्म हुआ। कवियों का संरक्षण खत्म हुआ। विद्वानों का संरक्षण खत्म हुआ। कारीगरों का संरक्षण खत्म हुआ। कई कलाकार मैसूर और तंजौर गए और अपनी कला बचाई, लेकिन स्वर्ण युग वापस नहीं आया। विजयनगर साम्राज्य का उत्थान और पतन इतिहास की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। इससे मिलने वाला सबसे बड़ा सबक है एकता, अखंडता। विजयनगर तब तक अजेय रहा जब तक वह आंतरिक रूप से मजबूत और एकजुट था, लेकिन जैसे ही दरबार में साजिशें, घमंड और आपसी फूट ने जगह बनाई, साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई। आज के भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमें अपनी आंतरिक एकता को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। विजयनगर की कहानी विश्वासघात के खतरों को उजागर करती है। गिलानी भाइयों के धोखे ने जीत को हार में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संगठन या राष्ट्र की सुरक्षा केवल बाहरी दीवारों से नहीं, बल्कि उसके अंदर की वफादारी से होती है। अंत में भले ही साम्राज्य नष्ट हो जाए, उनकी संस्कृति और विरासत जीवित रहती है। आज भी हम्पी के खंडहर लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। कला, संगीत, साहित्य, इन सब ने दक्षिण भारत की संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। आज भी दिखती है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत सहेजनी चाहिए। यही हमारी असली पहचान है। विजयनगर की कहानी हार के बाद भी फिर से उठ खड़े होने और जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देती है। यही सबक विजयनगर के खंडहरों की खामोशी में आज भी गूंजता है और एक आधुनिक भारत जो इस विरासत से सीखकर प्रगति और एकता का प्रतीक बन सकता है।